This is a combination of two laws, a cyber law and election law, basically, and a little bit of telecommunications act. So its stand is very clear कि under the provision machine is illegal, and if the machine is illegal, how the election can be legal? अगर मशीन ही इलीगल है तो इलीगल मशीन पे लीगल चुनाव कैसे हो सकता है? तो ईवीएम को साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया और स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। साथियों एक छोटी सी अपील, यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों चर्चा करते हैं ईवीएम पर उठते टेक्नो लीगल सवाल के ऊपर। आखिर ये टेक्नो लीगल सवाल क्या है और क्या वाकई में यदि ईवीएम इलीगल है तो ईवीएम से होने वाला चुनाव है वो लीगल कैसे हो सकता है, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने नागपुर हाई कोर्ट में इसके ऊपर जो है उन्होंने एक याचिका है वो डाल रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की ये सबसे महत्वपूर्ण जो है ये याचिका है जिसमें ईवीएम के लीगल प्रोसेस को चैलेंज है वो किया गया है। और साथ ही साथ यानी कि एक तरह से जो है इसमें जो नागपुर हाई कोर्ट है वो भी सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि वाकई में जब ईवीएम ही पूरी तरह से इलीगल है तो फिर इससे होने वाला चुनाव लीगल कैसे हो सकता है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि नागपुर हाई कोर्ट की भी हिम्मत नहीं हो रही है, जो जजेज इस केस को जो सुन रहे हैं, कि वो जो है चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ वो फैसला दे सकें। इसलिए वो इस मैटर को जो है वो बार बार टाल रहे हैं और जो बेंच है जो इस मैटर की जो सुनवाई कर रही है वो बैठ नहीं रही है। खैर ये एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव के संदर्भ में ही। और बिहार चुनाव के संदर्भ में ये मैटर है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार का जो माहौल बिहार में था और बिहार के इस माहौल के आधार पर यह लगता था कि एक तरफा जीत है वो महागठबंधन की होगी, यानी इंडिया ब्लॉक की होगी। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आता है, और विपरीत ऐसे आता है कि एक तरफा जो जीत है वो एनडीए गठबंधन की होती है और बीजेपी और इसके साथ साथ में जो है आरजेडी और एलजेपी जो है वो एक तरफा है, वो शानदार और पूर्ण बहुमत के साथ में, बल्कि एक तरफा बहुमत के साथ में जो है वो चुनाव है वो जीतते हुए नजर आते हैं और जीत चुके हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई में ईवीएम में हैकिंग हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, क्या ईवीएम लीगल है या इलीगल है। इन्हीं एस्पेक्ट के ऊपर आज की जो चर्चा है वो जो है वो आधारित रहेगी। साथियों अब सवाल यानी कि एक तरह से जो मैंने अभी उठाया था कि क्या वाकई में यानी कि एक तरह से जो है ये मशीनें वैध हैं, और यदि वैध मशीनें नहीं हैं तो क्या इनके आधार पर होने वाला चुनाव है वो वैध कैसे हो सकता है। यानी भारत के चुनाव में आप सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इनको लेकर अब एक नई बहस है वो शुरू हो चुकी है। और विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला न केवल कानून का है और न ही केवल तकनीक का है, बल्कि ये एक तरह से टेक्नो लीगल केस है। अब ये टेक्नो लीगल केस क्या है, यानी इसमें साइबर लॉ, इलेक्शन लॉ और आंशिक रूप से यानी कि एक तरह से टेलीकम्युनिकेशन लॉ, इन तीनों का यानी कि एक तरह से जो है वो इसी संदर्भ में हम आज इस मैटर को हम देखेंगे। क्या वाकई में यानी कि एक तरह से जो है ये मामला जो है वो टेक्नो लीगल है तो क्यों है, इसके ऊपर थोड़ी सी एक जो है वो जानकारी। यानी विशेषज्ञों के अनुसार ये मामला कानून की व्याख्या का नहीं है और न ही केवल तकनीकी त्रुटि मानकर टाला जा सकता है, बल्कि ये ईवीएम की वैधता का प्रश्न भी है। और इन तीनों यानी कि एक तरह से जो प्रश्नों को ये जो मैटर है वो छूता है। अब साइबर, सबसे पहले बात करते हैं अपन साइबर लॉ की। यानी आईटी एक्ट 2000 में एक साइबर लॉ पारित हुआ था और इसमें डेटा सुरक्षा नियम और सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रमाणन, ये तीन बातें हैं वो इसके अंतर्गत है वो आ जाती है। तो इसके आधार पर यानी कि एक तरह से जो है साइबर लॉ क्या ईवीएम के ऊपर लागू होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आ जाता है आपका जो है इलेक्शन लॉ, अर्थात जो चुनावी यानी कि एक तरह जो नियम है वो क्या कहते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, और इसके साथ साथ में इलेक्शन कमीशन ऑपरेशन रूल्स या प्रोटोकॉल्स। ये जो है ये तीन जो महत्वपूर्ण जो नियम है वो इलेक्शन लॉ है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब फिर हम बात करते हैं दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड्स के जो है वो क्या है। तो इसमें बात आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स
मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेशंस, इसके अलावा ईएमआई या ईएमसी कंप्लायंस और हार्डवेयर सेफ्टी प्रोटोकॉल, ये बातें इनके अंतर्गत है वो आ जाती है। यानी इन तीनों में ईवीएम के लिए आवश्यक प्रमाणन यानी सर्टिफिकेट, दस्तावेजीकरण अर्थात डॉक्यूमेंटेशन और आंतरिक डिजाइन की पारदर्शिता, सुरक्षा प्रोटोकॉल और तकनीकी मानक है वो शामिल है। तो क्या वाकई में यानी कि एक तरह से चुनाव आयोग के द्वारा जिस ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये सारे प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड्स या जो मानक इनको पूरा करता है? विशेषज्ञ इस संदर्भ में दावा करते हैं कि ईवीएम इन आवश्यक टेक्नोलीगल मानकों पर खरी नहीं उतरती है। और यही बात है वो आंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब कहते हैं। और इन्हीं बातों को लेकर नागपुर हाई कोर्ट में उनके द्वारा जो है वो इसको जो चैलेंज है वो किया गया है। इसलिए मशीन की कानूनी वैधता स्वतः एक तरह से प्रश्नों के घेरे में है वो आ गई है। यदि मशीन अवैध है तो फिर चुनाव वैध कैसे हो गया? सवाल बहुत बड़ा है। अब जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से अब इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कि यदि आपकी ईवीएम ही लीगल नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में जो इलेक्शन है या जो चुनाव है वो लीगल कैसे हो सकते हैं, वो वैध कैसे हो सकते हैं? क्योंकि विशेषज्ञों का ये तर्क है कि यदि यह मशीन कानून के अनुसार प्रमाणित नहीं है, यदि इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सत्यापित नहीं है, यदि इसके सुरक्षा मानक अधूरे हैं, तो यह मशीन अवैध मानी जाएगी। और यदि मशीन अवैध है तो अवैध मशीन पर आयोजित चुनाव वैध कैसे हो सकते हैं? ये तर्क एक गंभीर संवैधानिक जो प्रश्न है वो खड़ा करता है और चुनाव आयोग जो है इनका जवाब देने से पूरी तरह से भागता हुआ नजर आता है और बचते हुए नजर आता है। अब बात आती है मेमोरी चिप में संग्रहित वोट को बदलना क्या संभव है, यानी सोर्स कोड जो मैनिपुलेशन क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्योंकि वोट मेमोरी चिप में और सोर्स कोड कमांड के माध्यम से स्टोर होते हैं। यदि सोर्स कोड तक पहुंच है तो इसे बदला जा सकता है और इस बदलाव की कोई स्वतंत्र प्रमाणित जांच भी नहीं होती है। तो एक यानी कि एक तरह से सवाल यह है। दूसरा है स्पूरियस वोट्स का इंजेक्शन, यानी फेक वोट क्या इसमें इंजेक्ट किए जा सकते हैं? मशीन में बाहरी हस्तक्षेप से नकली वोट जोड़े जा सकते हैं। इसके साथ साथ में कोई प्रमाणित प्रक्रिया है नहीं है तो यह सत्यापित कर सके कि कितने वोट असल थे और कितने इंजेक्ट किए गए। तो इस बारे में भी यानी कि एक तरह से जो है ये चुनाव आयोग है वो बिल्कुल खामोश है। विशेषज्ञ दावा करते हैं कि जो बीएल और ईसीआईएल के इंजीनियर तकनीकी पहुंच रखते हैं और यदि वे चाहें तो मतदान के बाद भी नकली वोट इंजेक्ट किए जा सकते हैं। और मतदान पश्चात भी तकनीकी हस्तक्षेप संभव है क्या? सवाल यह भी है। तो इस संदर्भ में मशीनों की सीलिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज दिन रात विभिन्न चरणों से गुजरती है। यदि कोई तकनीकी एक्सेस उपलब्ध है तो मतदान के बाद भी वोट बदले जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी पब्लिकली सर्टिफिकेट ऑडिट मैकेनिज्म चुनाव आयोग के पास में मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए भी ये जो प्रश्न है वो उठता है। और प्रमाणन की यानी कि एक तरह से प्रमाणन की जो कमी है, यानी एक तरह से इनके सर्टिफिकेशन की जो कमी है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि विशेषज्ञों का आरोप है कि मशीनें आईटी एक्ट के तहत प्रमाणित नहीं है, मशीनों के आंतरिक डिजाइन अर्थात इंटरनल आर्किटेक्चर पारदर्शी नहीं है, सुरक्षा प्रोटोकॉल अर्थात सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पब्लिकली प्रमाणित नहीं है, सोर्स कोड का इंडिपेंडेंट ऑडिट आज तक कभी नहीं हुआ और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग चेन की ये जो है ट्रेसेबिलिटी यानी कि एक तरह से नहीं। तो इन बातों को लेकर जो है ये सवाल है वो खड़ा होता है। इसलिए कानून के तहत जिस प्रकार का प्रमाणन और जांच आवश्यक है वह उपलब्ध ही नहीं है। इस कारण मशीन स्वयं नॉन कंप्लाइंट बन जाती है। और यही बात है वो विजय मानकर साहब है वो बार बार यानी कि एक तरह से कहते हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को और दूसरे जो जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं इनके ऊपर जरूर है वो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलीगल सुधार की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और यही यानी कि एक तरह से विवाद है इस ओर संकेत करता है
कि भारत को चुनाव प्रणाली में तकनीकी पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए। मशीनों का स्वतंत्र जो थर्ड पार्टी ऑडिट है वो उनका होना चाहिए। सोर्स कोड ऑडिट सार्वजनिक होनी चाहिए कि क्या उनका यानी कि एक तरह से जो है हैकिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। हार्डवेयर को भी कानूनी मानकों के अनुसार सर्टिफाइड किया जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण ईवीएम की वैधता को कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। तभी आपका ईवीएम से जो चुनाव है ये वैध माना जाएगा। और जब तक यह टेक्नोलीगल सवाल हल नहीं होते हैं तब तक चुनाव प्रक्रिया संदेह और विवाद में बनी रहेगी और बार बार इसी प्रकार से इन ईवीएम को हैक करके बीजेपी जो है वो चुनाव जीतती रहेगी और विपक्षी और दूसरे अन्य जो दल है वो इसी प्रकार से चुनाव हारते जाएंगे, भले ही उनको जो है एक तरफा जनता का सपोर्ट जो है वो क्यों नहीं मिलता हो। लेकिन वास्तविक तौर पर जब तक यानी कि एक तरह से इस संदर्भ में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक ये पार्टियां चुनाव जीतने वाली नहीं है। साथियों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करते हुए में जरूर बताएं। और यदि आप मेरी बातों से सहमत है, यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और जस्टिस और ज्ञान, विज्ञान, मानवता में आप विश्वास करते हैं तो हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़े और साथ ही साथ जिस रूप में भी हमें और हमारी पार्टी को मदद दे सकते हैं देने का प्रयास करें। और साथियों, एक छोटी सी अंतिम अपील, यदि पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अब तक हमसे जुड़े रहने के लिए।